कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा कृषि सुविधा ऐप पे कि कृषि सुविधा ऐप है क्या, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके और किस तरह से इससे ज़्यादा फ़ायदा किसान भाई उठा सकें, या फिर इस मोबाइल ऐप की विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा कृषि सुविधा ऐप है। तो जहाँ तक भाइयों कृषि सुविधा ऐप का सवाल है, तो कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप विकसित किया। इस ऐप को किसान सुविधा ऐप कहें और यो किसानों को खेती के संबंध में जो है त्वरित और उचित जानकारी प्रदान करे है। इसके अलावा यो ऐप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे कि किसान भाई अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थानीय भाषा में भी इससे फ़ायदा उठा सके हैं। ऐप किसानों के लिए प्रासंगिक सभी जानकारी जो है लेने के लिए एक सामान्य स्थान प्रदान करे है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के जरिए प्रदान करी जाने वाली सभी सेवाएं और न्यूनतम योजनाएं भी जो है या फिर नवीनतम योजनाएं भी जो है इसमें शामिल करी जाए। जहाँ तक मोबाइल ऐप की विशेषताओं का सवाल है, तो यो किसान सुविधा ऐप जो है कई सुविधाओं के लिए उपलब्ध है और जाने जा है। जैसे मिसाल के तौर पर लें, मौसम के बारे में जो बात करें तो दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसम बटन पर क्लिक करें। साथ ही अगले 5 दिनों तक जो है किसानों को उनके ज़िले की रिपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा वो खेती के लिए आवश्यक तैयारी कर सके हैं। मौसम रिपोर्ट में जलवायु की अनिश्चितता और वर्षा की घटना शामिल होगी। साथ ही ऐप जिले में चरम अलर्ट के बारे में भी जो है किसानों को सूचित करेगा, जानकारी देगा। इसी तरह से डीलर ऐप है, यानी कि डीलर टैब के तहत किसानों को डीलरों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये डीलर अपने बीज, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों और उर्वरकों का व्यापार करेंगे। किसान सभी जानकारी लेने के लिए जो है सीधे डीलर को कॉल कर सके हैं। इसी तरह से बाजार मूल्य की बात करें तो ऐप पे तीसरे विकल्प में बाजार मूल्य शामिल है। यहाँ किसान को अलग अलग मंडियों में फसल दरों से संबंधित सभी जानकारी मिले है। ऐप किसानों को उनकी फसलों के लिए एक लाभदायक समाधान प्राप्त करने में मदद करेगा। और पौध संरक्षण के चौथे स्थान पर ऐप में पौधे जो है संरक्षण विकल्प है। यहाँ किसान को अपनी फसल के रखरखाव से संबंधित जानकारी मिलेगी। फसल में चावल, सरसों, सोयाबीन और गेहूं शामिल होंगे। ऐप फसलों को बीमारियों से बचाने से जुड़ी जानकारी भी देगा। और फोटो अपलोड कर सके हैं। जो किसान अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहा है देख रहा है, तो किसान अपनी फसल की फ़ोटो अपलोड कर सके हैं। कृषि वैज्ञानिक ऐप पर वीडियो देखेंगे और वो इसके लिए जो है किसान को उचित सलाह देंगे। इस सुविधा के लिए किसानों को अपलोड पिक्चर के विकल्प का चयन करना होगा। यहाँ वे अलग अलग दिशाओं से अपनी फसल की 3 स्पष्ट तस्वीरें अपलोड कर सके हैं। साथ ही उनको जो है फसल के नुकसान या संक्रमण की तीव्रता के संबंध में भी जो है सभी जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा। और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। सभी विवरण जांच के लिए विशेषज्ञ को भेजे जाएंगे और समस्या का विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ SMS के जरिए अपनी सलाह देंगे। इसे प्राप्त करने के बाद किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए लिफाफा आइकन पर क्लिक कर सके हैं। और इसी के साथ साथ कृषि सलाहकार के रूप में ऐप पे 5वां विकल्प जो है कृषि सलाहकार है। इस पर क्लिक करते ही किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारी और सलाह मिल जाए। सलाह में फसलों की कटाई के लिए, बीज बोने के लिए सावधानियां शामिल होंगी। और इसी के साथ साथ KCC से संपर्क करें। किसान कॉल केंद्र यानी KCC से संपर्क करें और विकल्प किसानों को सलाहकारों से सीधे बात करने में मदद करेगा।
चूंकि कई किसानों को वेबसाइट पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर की जानकारी नहीं है, इस प्रकार ऐप पर उनकी समस्याओं से संबंधित सभी सलाह प्राप्त करने के लिए एक विकल्प बनाया गया है। और इसके साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप पे अगला विकल्प मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। यह विशेष खेत या भूमि में उपलब्ध खनिजों के संबंध में सभी जानकारी प्रदान करेगा। किसानों को कीटनाशकों और उर्वरकों के उचित मूल्य के बारे में भी बताया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के बारे में यहाँ किसानों को अपने अपने जिलों में उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज और गोदाम की जानकारी मिल जाएगी। इसमें प्रबंधक का नाम, पता, स्टोर की क्षमता, फ़ोन नंबर वगैरह जो है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ ही बात यह आ जाए कि किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। तो किसान सुविधा ऐप को किसानों के लिए सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ डिजाइन करा गया है। ऐप की स्थापना एंड्रॉयड या iOS स्टोर के माध्यम से करी जा है। इंस्टॉलेशन के बाद आप मनचाही भाषा चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सभी आवश्यक विवरण भरेंगे। इसमें एक किसान का नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और ब्लॉक शामिल होगा। भरने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा ऐप को अपना स्थान और कैमरा खोलने के लिए कहता है और यो स्थान के आधार पर जानकारी प्रदान कर सके हैं। और इस तरह से आप अपने किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो समय समय पर भाई इससे संबंधित जानकारी लेते रहें और इसके इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो किसान भाइयों को जो है किसान सुविधा ऐप के रूप में जो है एक बहुत ज़्यादा सहायता इसमें मिला है। क्योंकि कृषि और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप विकसित इसी मकसद से कराया है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इससे हो, और इसीलिए इस ऐप को किसान सुविधा ऐप कहा जाए, जो किसानों को खेती के संबंध में, जैसा हमने जिक्र कराया, कि त्वरित और उचित जानकारी प्रदान करा है। और अलग अलग भाषाओं में सबसे बड़ी खासियत जो इसकी देखी गई है कि अलग अलग भाषाओं में जो है इसमें किसान भाइयों को इससे फ़ायदा मिला है। और उसमें क्योंकि जिस क्षेत्र में किसान भाई रह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जब उनको कृषि सुविधा ऐप पे जानकारियाँ मिलेंगी तो किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई खास समस्या सामने नहीं आने की, और वो इसका भरपूर फ़ायदा लेते हुए अपने कृषि कार्यों को जो है वो आगे बढ़ा सके हैं। तो भाइयों, यह तो करिए हमने चर्चा कृषि सुविधा ऐप पे, और ये करवाएंगे मनोरंजन। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठे निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई। मानव पशु परिंदे पौधे तरवर बिन विधाता जी। बीज फूल फल कई तरह के ये रंग महक बिखराता जी। जड़ी बूटियाँ गुणकारी कुछ व्यर्था नहीं रचाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुखमय जीवन दाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुखमय जीवन दाता जी। कर्म भोग सुख दुख पाने की, कर्म भोग सुख दुख पाने की ये चरखी खूब चलाई जी। अन्न जल वस्त्र और सुविधा दुविधा ये ठीक समय भुगताई जी।
हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने भेद बनाए हैं। भगत में भक्ति, नारी में जुगती, पापी में पाप जगाए हैं। विश्व नकल गुण वेद सभी नर देही में ही सजाए हैं। एक से बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं। मूर्ति में मुस्कान तेरी, ब्राह्मण में कला सवाई जी। सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, हाँ मकड़ी जाला गरबैया, कचुए की गर चमकती है। शेप ताकू जहर सांप में ये मोर की शान धमकती है। गिरी पे झरना जल से बिजली, अद्भुत तेरी रचना है। बन घास का दूध थना में, पर दूध से मखनी मिलती है। बन घास का दूध थना में, नारियल में जल गिरी ठोस, गन्ने में रस सुखदाई जी। तिल सरसों में तेल, आंब नींबू में भरी खटाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। हाँ कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया। मधु सुधा विष बारूद अग्नि, सुख दुख का सम्मान किया। टेलीविजन फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया। इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। हाथ जोड़ प्रणाम ये स्वामी, बार में बार बधाई जी। सारे गुण तो कैसे करूं, पर कुछ तो करूं बड़ाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर, ये रचना खूब रचाई जी। भंगद तूरा ये तो भाई सुन रहे थे लोकगीत हे ईश्वर धन धन कारीगर। और भाइयों इस लोकगीत के बाद करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है, तो आज अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और कल अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज हवा की गति 7.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। यहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा कृषि में ड्रोन तकनीक का महत्व। और आज की नसीहत के तहत चर्चा का विषय रहेगा कि मुर्गी घरों की देखभाल व प्रबंध कैसे कर सकें। तो यह तो बात करी भाइयों हमने कल के कृषि कार्यक्रम की और मौसम की जानकारी पे। और अब करेंगे चर्चा नीम पेस्ट कैसे बनाएं व उपयोग इसका प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। तो जब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो एक बात यह भी सामने हुआ है कि कर्ज और जहर के बगैर खेती के कई रूप और नाम माने जाए, जिस तरह जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट या संजीव खेती, वैकल्पिक खेती इत्यादि इत्यादि।
पर इन सब में कुछ तो फर्क है और इन सब में कुछ महत्वपूर्ण तत्व एक जैसे भी माने जाएं और एक ही बात मानी जाए कि इन सब को जो है प्राकृतिक खेती या वैकल्पिक खेती के रूप में जाना जाए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और बाहर से खरीदे हुए पदार्थों का इस्तेमाल या तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है या फिर बहुत ही कम किया जा रहा है या बहुत ही सीमित कर दिया गया है। परंतु प्राकृतिक खेती का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि यूरिया की जगह गोबर का खाद इस्तेमाल कर लिया, या फिर इसके अलावा भी इस खेती के अनेक जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और उसी के अंतर्गत ये देखा जाए कि हम इसमें यो देख ले हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाना जो है न्यू मान के चलें कि जो तौर तरीके हमारे से पहले हमारे पूर्वज जो इस्तेमाल करते आए, बाप दादा परदादा जो इस्तेमाल करते आए, कि हम उनको दोबारा जो है इस्तेमाल करने लग रहे हैं और लाने लग रहे हैं, पर आधुनिक रूप में थोड़ा परिवर्तन के साथ, कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करें, कौन कौन से तरीकों को लेकर किस तरह से जो है हम गोबर का इस्तेमाल करें, गौमूत्र का इस्तेमाल करें या फिर और जो चीज़ें आ जा हैं उनका इस्तेमाल करें और उसके अनुसार जो है हम खेती को आगे बढ़ावें। यही हमारा जो है उद्देश्य बन जाए प्राकृतिक खेती के अंतर्गत खेती करने का। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये रहा है कि जो भी उत्पादन हो वो रसायन मुक्त हो, कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व आ जा हैं, रासायनिक खेती के जो हम उर्वरक वगैरह इस्तेमाल करें हैं वो इसमें ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो, जिनका के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पहले पड़ा था और वो प्राकृतिक खेती करने के कारण अब उनका जो है कुप्रभाव शरीर पर बिल्कुल भी ना हो। और इसी श्रृंखला में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो है कीटों को रोकने के लिए, जिस तरह फल छेदक, पत्ता खाने वाले या सफ़ेद मक्खी, रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए भी जो है प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को इस्तेमाल किया जाए। दीमक को नियंत्रण के लिए भी जो है दवाई तैयार करी जाए, या फिर फफूंद नाशक के रूप में खट्टा छाछ जो आ जाए उसको इस्तेमाल कैसे करें ये आ जाए, या फिर इसके अलावा जो और कई तरह के पौधों में जो बीमारियां लग जाएँ उनको बीमारियों को दूर रखने के लिए पौधों से या फसलों से, और इसके साथ साथ जो है स्वस्थ पौधे जो है तैयार करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाए। और उन्हीं में एक आ जाए नीम पेस्ट। तो बात यही है कि नीम पेस्ट है क्या और इस्तेमाल किस तरह कराया जा। तो फल वृक्ष जैसे कि आम, लीची, अमरूद वगैरह के तनों को जो है बीमारी और कीटों से सुरक्षित रखने के लिए ये नीम पेस्ट इस्तेमाल कराया जाए, जिससे कि फलदार पौधों पर या बागों में जो है इसके इस्तेमाल के बाद जो है उन पे, उसके तनों पे या फलों पे जो है कोई बीमारी वगैरह कीटों का प्रकोप ना हो और पौधे जो हैं सुरक्षित अच्छी तरह से अपनी बढ़वार करते रहें। इसके साथ साथ बात यह है कि भी तैयार किस तरह हो, तो एक ड्रम में 2.5 लीटर पानी, 1 लीटर गौमूत्र ले लें, 1 किलोग्राम गोबर ले लें और 1 किलोग्राम नीम का कुटे हुए पत्ते ले लें। अच्छे से मिलाकर इसको भर लें और 48 घंटे के लिए छाया में रख दें और उसको हिलाते रहें जिससे कि वो मिल जाए। और जब तैयार पेस्ट हो जा तो एक ब्रश से जो है आम के पौधे को ज़मीन से 2 से 3 फीट तक ऊपर तक इसका पेंट कर दें। और जब पेंट कर दें, पेंट का ये सुनिश्चित कर लें कि अच्छी तरह से चारों तरफ हो जा, और जो तने के अंदर जो कई बार दरारें सी दिखें, क्रैक से दिखें, उनको भी इस पेस्ट से अच्छी तरह से भर दें, जिससे कि असर जो है इसका अंदर तक जो है पौधे पर हो, तने तक इसका असर अच्छे से हो। ये बात है कि कब इस्तेमाल करें, तो ज़्यादातर तो जो आ है कि गर्मियों के दिनों में इसको इस्तेमाल कर सके हैं, बरसात से पहले, और उसके बाद फिर जो आ है बरसात के बाद जो आ नवंबर दिसंबर के महीने में जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और बीच में भी जो आवश्यकता पड़े कि लग रहा है कि पौधों पर इसका प्रकोप हो रहा है, तो उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सके है, जिससे कि हम अपने पौधों को, फलदार पौधों को जो है कीट पतंगों से या बीमारियों के प्रकोप से बचा सके हैं और उसके ऊपर कोई असर इनका ना हो और सुरक्षित पौधे जो हैं अपनी बढ़वार करते रहें अच्छे से। और किसान भाई जो हैं अपने फलदार पौधों से या बागों से या जहाँ भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे अच्छी पैदावार इसकी ले सके हैं, जो इसका सही इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से जो करते रहेंगे किसान भाई, पर ज़रूरत है थोड़ा सा सचेत होकर समय पे जो है नीम पेस्ट तैयार करके और उसका इस्तेमाल करने की। तो जाहिर है किसान भाई जो है नीम पेस्ट तैयार करके उसको इस्तेमाल करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे।
और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत गिलोय की काश्त में सावधानियों पर। तो गिलोय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक बहुवर्षीय उपयोगी बेल है और एक औषधि के रूप में जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, यानी यूँ कह लें कि एक औषधीय बेल के रूप में इसका काफ़ी इस्तेमाल जो है वो किया जाए। इसका वनस्पति कुल मेनिस परमेसी है और भारत के अलग अलग जंगलों में जो है प्राकृतिक रूप में पाई जाए। बाजार में यो गुडुची या गिलोय के नाम से जानी जाए। इसको गुरबेल, अमृता, मधुपर्णी नामों से भी जाना जा है। जो बेल नीम पे क्या जो पेड़ है उस पर चढ़ जा है, उस पर बड़ा है, तो उसको नीम गिलोय के नाम से भी जाना है। और इस बेल की अलग अलग उपयोगिताओं को देखते हुए इसकी खेती न केवल व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी पाई गई है बल्कि औषधीय रूप में भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इस वृक्ष की छाल जो है भूरी या फिर पीलापन लिए सफ़ेद रंग या फिर पत्ते चौड़े आगे से नुकीले हैं और गर्मियों के मौसम में छोटे छोटे फूल लगे हैं और फल जो हैं शीत ऋतु में इसके ऊपर आए हैं। इसकी पत्तियां और शाखाएं औषधि के रूप में जो है काम कर रहे हैं और इस्तेमाल करी जा है। इसको सजावटी और सुंदर बेल के रूप में बागों में भी लगाते हैं। 3000 मीटर ऊंचाई तक जो है प्राकृतिक रूप में यह बेल मिल्स के है इस्तेमाल करें हैं। और आपने देखा होगा जैसा आजकल के दिनों में मौसम चल रहा है, जो इसकी काट या टुकड़ा कहीं गिर भी जाए, लग जाए, वहीं अरा हो जाए, जड़ पकड़ जाए, या फिर कई दिनों तक तो ये जो है जो इसके मोटे टने हैं यदि लटक रहे हैं नीचे से भी काट दिए तो धीरे धीरे जब भी उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी वहीं से उसमें जो है जटाएं फूटनी शुरू हो जाएं, जड़ें फूटनी शुरू हो जाएं और ऊपर लटकते लटकते वो नीचे जाकर धरती में मिल गई तो फिर दोबारा से जड़ पकड़ लें और दोबारा बेल हरी हो जाए। यानी कि इसमें जीवनी शक्ति का जो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जीवनी शक्ति है, काफ़ी लंबे समय तक जो है यह रेस्क है। और औषधीय इस्तेमाल की बात करें तो इसकी जड़ वमनकारी है। इसका क्वाथ सांप के जहर को दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाए है। सूखे फल के पाउडर को घी या शहद के साथ मिश्रण करके एक टॉनिक का काम करे है। ये पीलिया या गठिया रोग में भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। जो इसका इस्तेमाल करें पीलिया या गठिया के जो रोगी हैं इस रोग में इसकी पत्तियों की मात्रा जो है काफ़ी हो है, इस पर घने पत्तियाँ हैं। फास्फोरस और कैल्शियम भी जो है इसमें काफ़ी मिला है। पत्ती का रस गठिया रोग में लाभदायक है और किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की जो देख रेख में जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं। गिलोय, सौंठ और बृहत पंचमूल क्वाथ प्रसूति ज्वर को जो है ठीक करा है। जो महिलाओं में कई बार ज़्यादा हो जा तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सके है। गिलोय रस, कुष्मांड रस मिश्री के साथ लेने से जो है अम्ल पित्त में इसका फ़ायदा देखा गया है। गिलोय या फिर शतावरी का क्वाथ पीने से श्वेत प्रदर रोग भी जो है वो ठीक हो जाएगा। गिलोय या ब्राह्मी लेने से दिल की धड़कन जो है वो नियंत्रित मानी जाए। गिलोय, ब्राह्मी या शंख पुष्पी चूर्ण को आंवले के साथ लेने से रक्तचाप जो है वो काफ़ी ठीक हो जाए। गिलोय रस कोरोना में देखा गया है कि काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी लाभदायक रहा और इसके रस का जो है काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया और उस दौरान उनको कुछ राहत या फ़ायदा भी इससे काफ़ी मिला। और गिलोय रस को बुखार में प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी काफ़ी जो है मददगार माना गया है। और इसके साथ साथ ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी इसका इस्तेमाल करें कोई भी जानकार नज़दीक का जो चिकित्सक है उसकी सहायता जरूर लें। उसके मार्गदर्शन में जो इसका सेवन करें तो और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है उनको मिलेगा। और किस समय कब और कितना इस्तेमाल करना है, इसका काढ़ा बनाना है, क्वाथ बनाना है और या पाउडर इस्तेमाल करना है, किस रूप में इसके इस्तेमाल करना है, तो उसका जो सही जानकारी जो है जो भी आपके आसपास नज़दीकी चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में जो है आप इसको एक अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। और इसके अलावा जहाँ तक इसकी खेती का सवाल है तो इसकी खेती दोमट मिट्टी पर सफलतापूर्वक करी जा सके है या रेतीली, बंजर, पथरीली भूमि में भी उपजा है। इसके लिए पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। क्षारीय, अम्लीय और दलदल वाली मिट्टी में भी इसकी खेती के लिए जो है वो उपयुक्त नहीं है, इतनी बेहतर नहीं चलनी। ज़मीन की पीएच 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। इसके लिए सामान्य वर्षा पर्याप्त रहेगी। ज़्यादा ठंड और गर्म जलवायु जो पौधे की बढ़वार पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डाले है। इसके साथ साथ
जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 जुताइयाँ ट्रैक्टर से कराएं। खेत समतल कर लें, डले वगैरह फोड़ लें, ढीले रहित हो जा। अच्छे से समतल खेत होगा तो अच्छे से इसकी उसमें रुपाई हो सकेगी। 4 से 6 टन गोबर की गली सड़ी तैयार खाद जो है खेत में इस्तेमाल जरूर करें। एक बात का ध्यान रखें कि गोबर की गली सड़ी तैयार खाद हो, कच्ची ना हो, क्योंकि कच्ची खाद होगी तो दीमक लगने की संभावना ज़्यादा हो जाए। इसके साथ साथ जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें पहली बात तो यह है कि इसकी खेती जो है कलम के जरिए करी जाए, कि इसी पौधे की जो कलम काट के उसको जो है लगाया जाए। लगभग 6 से 7 इंच लंबी 10,000 से 12,000 कलमा जो है प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेंगी। और जहाँ तक कलम लगाने के तरीके की बात है तो कलमों को नर्सरी में जो है वो लगा सके हैं और 4 से 6 हफ्ते में जड़ा निकल आएंगी। लगाने से पहले कलमों को रूटेक्स नामक हार्मोन से उपचारित जरूर कर लें। और गिलोय की बेल जो है दक्षिणावृत्ति कुंडल के जरिए पेड़ पर चढ़े है, यानी दक्षिण दिशा से जो है कुंडल बनाना शुरू करे है। और इसके लिए नीम का पेड़ जो है बहुत ही उत्तम माना गया है, बेहतर माना गया है। इसके अलावा जट्रोफा, सेंजना भी जो है लगाया जा सके। इसके साथ इसको खेत में लगाने दे और 1 साल के बाद इन पौधों के पास जो है गिलोय की कलम लगाई जा सके। और कलम की मोटाई उंगली की मोटाई जितनी होनी चाहिए। नीम, जट्रोफा, सेंजना के वृक्षों के पास गिलोय की कलम को जो है फरवरी, मार्च या फिर जुलाई, अगस्त के महीने में भी आजकल के दिनों में भी इसको लगा सके हैं। और इन दिनों भी जो है यह अच्छी फूट कर्जा है और अच्छी तेज़ी से जो है बढ़वार यह उसके ऊपर करे है। और जैसे ये बढ़वार करेगी चलेगी तो विकसित होती चली जाएगी और फूट टहनी में टहनी आगे से आगे फूटती चली जा है और अपना जाल जो है एक अच्छी तरीके से ये बिछा ले। इसके साथ साथ जहाँ तक सिंचाई की बात है तो कलम लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। बाद में 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंतर पर जो है सिंचाई करें मौसम के अनुसार। और जब कलम से बेल चल पड़े या उस समय जो है ज़रूरत के अनुसार सिंचाई कर सके हैं मौसम के अनुसार कि मौसम कैसा है। और इसके साथ साथ जो है कि इसकी खासियत यह भी देखी गई है कि इसके ऊपर किसी कीट पतंगे वगैरह का प्रकोप या बीमारी का प्रकोप नहीं देखा गया है। इसकी पत्तों को नवंबर-दिसंबर में झड़नी शुरू हो जाए। इसकी बेल जो है आसानी से सूख देनी और बेल की कटाई ज़मीन से 1 फुट ऊपर जो है अप्रैल-मई के महीने में कर सके हैं। जल्दी सुखाने के लिए बीच में से चीर कर छोटे छोटे टुकड़े करके तेज़ धूप में सुखा सके हैं। सुखा के बोरियों में भंडारण कर लें। गिलोय जितनी पुरानी हो है उतना ही महत्व दे है, इसलिए 4-5 साल पुरानी बेल को ही जो है काटना चाहिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है किसान भाइयों को मिलेगा। और 5 साल के बाद एक पौधे से लगभग 10 किलो ताज़ी बेल का जो है उत्पादन मिल जाए और 100 से 120 क्विंटल हरी जो बेल का जो है हरी गिलोय का जो है उत्पादन प्रति किले के हिसाब से मिल जाए। और इस तरह से किसान भाई इससे को लगा के इससे जो है व्यावसायिक तौर पे भी काफ़ी फ़ायदा ले सकें और औषधीय रूप में तो फ़ायदा इससे किसान भाई ले ही हैं। ये जो है सबसे बड़ी खासियत इसकी देखी गई है। इसके साथ साथ भाइयों या तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत गिलोय की काश्त में सावधानियों पे, और इसके साथ ही चर्चा करेंगे किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पे। ये एक ऐसा नंबर है जिस पे किसान भाई कॉल करके अपनी खेती संबंधी जो समस्याएं हैं उनको जो है हल पा सके हैं या फिर समस्याओं का समाधान ले सके हैं। तो किसान भाई ये नंबर नोट जरूर कर लें। किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 यानी 1551 पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सके हैं। और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।